तो नाउ बेसिकली कल जहाँ पर हमने एंड किया क्लोज एंड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अब हम आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ डेटा कलेक्शन की तरफ। तो मोड ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो सिर्फ एक तरीके से नहीं होता होगा, बट ऑब्वियसली बात है कि आप पर्सनली जाओगे और पर्सनली किसी को पेपर दोगे और वो उसके जवाब देगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। देयर आर फ्यू मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। नाउ यू कैन have data collection through Gmail account, you can have data collection through Google Forms nowadays, you can have data collection through personal interviews. So what are the different ways of data collection? We are going to talk about that right now, so that you all also know that whenever the project will be given to you, how are you going to work on this and what will be your method. Remember that when a project is being given or when a collection is going on, whatever you are doing, other people will also be doing. So if you have not gone on the ground and not worked properly on this, और आपको लगेगा कि मैं ही भर के दे देता हूँ फॉर्म को एंड रिजल्ट जो आएगा वो शेयर कर देंगे करके, तो ये बहुत इजीली पकड़ में आता है। वाई? बिकॉज जितने भी डेटा कलेक्शन और हो रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर दूसरे, इनमें से कई लोग होंगे जिन्होंने प्रॉपरली जाके वर्क किया होगा, एंड जो लोग प्रॉपरली जाके वर्क करते हैं उनका रिजल्ट शोकेस करता है, और आपको फोन नंबर, जीमेल अकाउंट एंड सब देने होते हैं डेटा कलेक्शन जब आप करते हो, आपने किस सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। तो जब आप सोर्स बताते हो तो हो सकता है कि जो मेन पर्सन है जो कि इसको देख रहा है वो जाके उस सोर्स पे फोन करके या मैसेज करके भी पता कर सकता है कि हैज दैट डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम देम और नॉट, और इट इज अ फॉल्स डेटा, फेक डेटा। तो चलो अब आगे की बात करते हैं मोड ऑफ डेटा कलेक्शन में। पहला जो मोड है वो है पर्सनल इंटरव्यू। ऑब्वियसली हम लोगों ने, आप लोगों ने कभी देखा कि नहीं देखा, आया था वो डिसाइडिंग इन कोलकाता। तो मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट सुना देता हूँ। मैं वो दिन INIB इंटरनेशनल फैशन वैली, तो मैं एक दिन नीचे उतरा वहां से कैंपस से अपने, एंड नीचे एस्प्लैनेड एरिया कहते हैं उसको। एस्प्लैनेड एरिया में देयर वर 2 or 3 स्टूडेंट्स हु हैव कम फ्रॉम MBA, दे वर डूइंग MBA डिग्री एंड ऑल। तो वहां से आए थे एंड दे आस्क्ड सम क्वेश्चंस टू अस। तो वो लोग किसी को फोर्स नहीं करते, वो लोग आते हैं, दे आर वेरी जेंटल, इन अ वेरी जेंटलमैनली मैनर, दे कम टू अस एंड दे आस्क विल यू बी फील फ्री टू फिल दिस फॉर्म व्हिच वी आर गिविंग टू यू। तो आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं किससे रिलेटेड एंड क्या है, एंड देन यू फिल द फॉर्म एंड दे कलेक्ट इट एंड दे गो, एंड दिस इज हाउ द रिसर्च वर्क इज जनरली डन। हम लोग इस स्कूल में पढ़े थे, इसके अंदर रिसर्च वर्क हम लोग कराते थे बच्चों से आफ्टर क्लास 12। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो आपको करना पड़ेगा, एंड दे हैव डन इट। तो ये प्रोजेक्ट वर्क का हिस्सा था तब भी। तो CBSE के अंदर भी मेरे को नहीं पता कितने स्कूल कराते हैं, बट आई एम अश्योरिंग यू आपके आई एम द टीचर, आई ट्राई कि हर वो चीज जो आपको डेवलप करने में हेल्प करेगी और इकोनॉमिक्स समझने में हेल्प करेगी वो हम सारे मेथड यूज करेंगे। तो ये मोड ऑफ डेटा कलेक्शन आपके स्कूल खुले क्या नहीं खुले, हम आपको इसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए तैयार करेंगे और आपको करना पड़ेगा वंस इट इज कंप्लीटेड, नॉट ओनली डेटा कलेक्शन बट एनालाइजेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, सो दैट you know how to analyze and you know how to do things। इसके बाद एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा and you have to complete it accordingly। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको प्रॉपर्ली सुनो, प्रॉपर्ली देखो and accordingly आगे काम करो, ठीक है। तो पहला मेथड है पर्सनल इंटरव्यू। In this method, the investigator conducts interviews with the respondents and obtains required information। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, जनरली डायरेक्टली आप उस पर्सन से बात कर रहे हो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन लेनी, ठीक है, और आप वो जो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है वो क्वेश्चनर आप करते हो और वो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेते हो। 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज हो सकते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। इन्वेस्टिगेटर कंडक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू विद रिस्पोंडेंट। आप जाते हो फेस टू फेस बंदे के साथ बैठते हो और उसके बारे में बात करते हो, अपने क्वेश्चन पूछते हो, यू गेट द आंसर ओवर देयर। दूसरा है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डेटा इज कलेक्टेड बाय इंटरव्यूइंग थर्ड पर्सन हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी, दे आर विटनेस टू द सिचुएशन। आप डायरेक्टली उस पर्सन से बात नहीं करते, बट इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू जाते हो। कोई और आपका फ्रेंड है जो किसी और इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो उसको जानता है, आप उसको कहते हो कि मुझे डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, और वो आपको डेटा कलेक्ट करके देता है, ठीक है, और वो डेटा कलेक्ट करके दे देता है और वो ही विटनेस बनता है इस पूरे सिचुएशन में। गॉट इट एवरीवन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कौन से मेथड के थ्रू डेटा कलेक्ट किया है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू या इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो याद रखना कि आप जब भी अपना प्रोजेक्ट या अपनी ड्राफ्टिंग या कुछ भी जो तैयार करोगे, तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपको डिटेल देनी पड़ेगी कि आपने
कैसे बनाया है और क्या बनाया है डिटेल्स के अंदर। आपको सारे प्रोसेस, जैसे अभी उस प्रोजेक्ट को जो मैंने कल दिखाया था आपको, सारे डिटेल्स बताए गए थे, ये क्राइटेरिया था, यहाँ से इंफॉर्मेशन लिया गया, इसको सबमिट किया गया, एवरीथिंग लाइक दैट ऑल्सो यू विल हैव टू डू, बिकॉज एज मैंने कहा था ये स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होने से पहले, और एक इकोनॉमिक्स के लिए, जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है उसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो डेटा दिखाई दे रहा है, the data which is present in front of us, that is true or not, that can only be understood by a economist. That is being used just for their own cause, or it is a true data with all the information which is important, that can only be reviewed by an economist or a student of economics, and that's what you need to do. You need to go deep inside it, that from whom it was collected, what was the age group, when it was collected, what was the timing, where it was collected. All these are extremely important information. Otherwise, what happens, suppose something is happening in Ahmedabad and you are talking about Bikaner, and then you present the data of Ahmedabad to the Bikaner people and say that, see, this is how it is happening between the age group of 15 to 25. But that's not the situation of the age group people of 15 to 25 years of age in Bikaner. Ahmedabad के यूथ और बीकानेर के यूथ बिल्कुल अलग तरीके से सोचते होंगे, अलग तरीके से काम करते होंगे, उनका अलग परसेप्शन होगा। तो आपको अगर बीकानेर के यूथ की बात करिए तो बीकानेर के डेटा होना चाहिए, अहमदाबाद के यूथ की बात करिए तो अहमदाबाद का डेटा होना चाहिए, और अगर ऑल ओवर इंडिया के लेवल की बात करिए तो ऑल ओवर इंडिया के लेवल का डेटा होना चाहिए। So when you are presenting something, it is extremely important that whatever we are collecting, it should be given the proper information about it, कि कहाँ से क्या चीज ली गई है, and what was the timing and what was the schedule of that. Okay? चलो हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड से पर्सनल इंटरव्यूज के क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस। सी आई ट्राई टू कवर अप ऑल द थिंग्स सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम वंस यू रीड द बुक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस थिंग। ऑलराइट, एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद जब आप रीड बुक करोगे तो यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द प्रोसेस। ओके, एडवांटेजेस, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? पर्सनल इंटरव्यू का मतलब हो गया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा, कोई बीच में चैनल नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हो एज एन इन्वेस्टिगेटर, यदि आप खुद जाके कर रहे हो तो इसमें फॉल्ट होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। इंफॉर्मेशन इज रिलायबल, द इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली रिलायबल। व्हाई अगेन? बिकॉज यू हैव योरसेल्फ गॉन एंड यू हैव टेकन द इंटरव्यू। तो इससे ज्यादा रिलायबल सोर्स और हो जा सकता है। आपने उसको कंफर्टेबल किया होगा, फिर उससे बात करी होगी, तभी तो इंटरव्यू लिया है। अदरवाइज कोई भी आपकी रस्ते में बोलता आपको इंटरव्यू नहीं देगा। तो दिस इज एक्सट्रीमली रिलायबल, इजी टू एडमिनिस्टर, बहुत इजी हो जाता है क्योंकि आपने खुद ने जाके इंटरव्यू लिया है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप बड़े आराम से उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो, बड़े आराम से उससे एनालाइज कर सकते हो, बड़े आराम से उसको इंटरप्रेट करके प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इलास्टिक मेथड ऑफ नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द सेट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी यूज्ड। अब आप जब खुद इंटरव्यू लेने जा रहे हो और आप वहां पर देख रहे हो बंदा बैठा हुआ है और आपको उसका तरीका पता चल गया या मीडियम पता चल गया या उसका मूड पता चल गया, तो आप बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछ सकते हो। Am I right? तो जो सामने वाले का मूड है या फिर जो एडजस्टमेंट आपको करनी होती है, दैट बिकम्स ईजियर व्हेन यू आर डूइंग इट इन अ पर्सनल फॉर्म। दैट्स व्हाई पर्सनल इंटरव्यू इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नाउ इसके डिसएडवांटेजेस भी ऑब्वियसली कॉस्टली है और टाइम कंज्यूमिंग। वन थिंग इज बीइंग डन थ्रू द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म, all right, or other things, other channels. But one thing is like you are going and you are taking the interview. तो बस आप देखोगे कॉस्टली होगा, आपके चार्जेस जुड़ते जाएंगे हर चीज से, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो आप जा रहे हो, जो आप टाइम कंज्यूम कर रहे हो आप उसका, तो ये सारी चीजें जुड़ती जाएगी एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, नंबर वन। नंबर टू, कैनॉट बी यूज्ड वेयर एरिया ऑफ स्टडी इज लार्ज। अगर सपोज करो बहुत लार्ज एरिया ऑफ स्टडी आपको करनी है कि आपको कम से कम 1000-1500 लोगों से बात करनी है, तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। आपके पास इतना एन्यूमरेटर नहीं होते। इन्वेस्टिगेटर होता है और एक एन्यूमरेटर होता है, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। वर्ड याद रखना, एन्यूमरेटर इज द पर्सन जो इन्वेस्टिगेटर के अंदर काम करता है और वो इन्वेस्टिगेटर को पता होता है और वो उससे हेल्प लेता है कि बड़े एरियाज के अंदर या बड़े सर्विस के अंदर वो हमारी हेल्प करे। ठीक है, और इन्वेस्टिगेटर का बेसिकली वो रिसर्च वर्क होता है। तो कैनॉट बी यूज योर एरिया ऑफ स्टडी इज लार्ज। व्हाई? बिकॉज कितने इन्यूमरेटर रखोगे आप, और आप अकेले कितनी जगह जा सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज फॉर स्मॉल एरियाज एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस। अब देखो, आपका खुद का कोई ना कोई एक एरिया होगा जहां पर आप बायस हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपकी क्लास के अंदर आप कोई एक जनरल सर्वे करना चाहते हो दैट द लंच पीरियड
should have more minutes than what it is happening right now. Means it is a 20 minutes, it should be extended to 40 minutes. अब आपका खुद का भी एक बायसनेस हो सकता है कि मेरे को 40 मिनट ही चाहिए, 20 मिनट बहुत कम पड़ते हैं, मेरे को एंजॉयमेंट के 40 मिनट चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे ही रिव्यू लोगे, ऐसे ही लोगों के पास जाओगे जिनके रिव्यू में ये लिखा है कि हाँ 40 मिनट, क्योंकि आपको पर्सनली पता है, तो होता है ना लोगों का कि आप अपनी क्लास के अंदर कौन ये चाहता है और कौन नहीं चाहता। तो ये पर्सनल बायस के थ्रू बहुत हाईली प्रोन है कि आप क्योंकि खुद एक इन्वेस्टिगेटर है और खुद ही एन्यूमरेटर हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इट रिक्वायर्स दैट द इन्वेस्टिगेटर इज स्किल्ड एंड ट्रेन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट, जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो स्किल्ड होना चाहिए और ट्रेन होना चाहिए, चाहे जैसे जाके आप बात नहीं कर सकते। यू नीड टू बी स्किल्ड एंड ट्रेन्ड इफ यू वांट टू टेक द पर्सनल इंटरव्यू। आपको मूड समझना आना चाहिए, आपको बंदे की व्हाट डू आई से मेथड ऑफ टॉकिंग समझ में आनी चाहिए। एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस केस सिनेरियो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ डेटा कलेक्शन नंबर 2 पार्ट, टेलीफोन इंटरव्यू। इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर आस्क क्वेश्चन ओवर द टेलीफोन। अब देखो बहुत इजी है समझना, एक पर्सनल इंटरव्यू है जहां पर आप जाके खुद कर रहे हो, और एक टेलीफोनिक इंटरव्यू है जहां पर आप टेलीफोन के थ्रू सारा डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, कीपर एडवांटेज क्या है, कीपर एंड टेक शॉर्टर टाइम। ऑब्वियसली फोन के थ्रू डेटा कलेक्ट करना, आपने फोन मिला पूछ लिया, तो इट टेक्स शॉर्टर टाइम। दे अलाउ रिसर्चर टू असिस्ट रेस्पोंडेंट्स बाय क्लैरिफाइंग क्वेश्चन। बहुत अच्छा एडवांटेज क्या है कि आप फोन पे जो बात कर रहे हो तो आप क्वेश्चन को क्लैरिफाई कर सकते हो कि ये क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर है। वरना कई बार जिनसे आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते तो वो लोग क्वेश्चन भी नहीं समझ पाते। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्पफुल व्हेन वेयर रेस्पोंडेंट्स आर रिलक्टेंट टू आंसर क्वेश्चंस इन पर्सनल इंटरव्यू। अगर रेस्पोंडेंट, कई बार क्या होता है कुछ इंट्रोवर्ट कैरेक्टर्स होते हैं जो आपसे समझ लो कि जब आप पर्सनली किसी से बात कर रहे हो, यू विल फाइंड मेनी पीपल इन योर लाइफ ऑल्सो हु आर वेरी इंट्रोवर्ट। तो आप अगर उनसे पर्सनली जाके कोई इंटरव्यू लेते हो तो दे विल बी रिलक्टेंट टू गिव यू द आंसर। बट अगर आप फोन पे या इंटरनेट के थ्रू या मेल के थ्रू अगर कुछ कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि जहां पर ये वाला क्राइटेरिया आ जाता है, रिस्पोंडेंट्स जो रिलक्टेंट होते हैं उनके लिए टेलीफोनिक इंटरव्यू बहुत अच्छा एक काम करता है, एंड इट इज अ एडवांटेज फॉर दोस काइंड ऑफ पीपल व्हेन दे आर देयर। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट विजुअल रिएक्शन। देखो हमारे को अगर आप साइंस अगर आप रिसर्च करते हो या सर्विस करते हो, आपने कुछ पता लगाया होगा, तो जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो जो हम बोल रहे हैं, जो हम ओरेट कर रहे हैं, इसकी जो कम्युनिकेशन है उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ 20% देता है, 10 to 20%। ठीक है, अराउंड 70 to 80% जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो आपको बॉडी लैंग्वेज में आता है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ पाते हो तो आप रियलिटी में पर्सन हो जो कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो प्रॉपर्ली एंड आप सामने वाले को समझ सकते हो। नाउ जैसे ही आपके विजुअल रिएक्शन रुक गए, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू ले रहे हो, तो वहां पर ये बात तो क्लियर होगी कि आपने विजुअल रिएक्शन देखा नहीं। तो वो अगर झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मूड में बोल रहा है, बिना मूड के बोल रहा है, तो भी आपको मानना पड़ेगा। तो विजुअल रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए और रिसर्च पेपर के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं हो पाता टेलीफोनिक इंटरव्यू में। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ये बाकी जितने भी मोड है पर्सनल इंटरव्यू के अलावा उन सब में ये डिसएडवांटेज रहेगा ही रहेगा। एक्सक्लूड द पॉपुलेशन हु आर नॉट हैविंग टेलीफोन कनेक्शन। अब आज के टाइम में शायद ये इतना बड़ा नहीं है इश्यूज, लेकिन फिर भी यू विल फाइंड आउट मेनी पीपल इन द वर्ल्ड स्टिल जिनके पास टेलीफोन कनेक्शन नहीं है। तो अल्टीमेटली जिससे आप टेलीफोन में कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, टेलीफोन कनेक्शन नहीं है जिसके पास, वो अपने आप ही बाहर हो गया पूरे सर्वे से। तो मतलब आपने जो भी रिसर्च किया है वो उनमें जो लोग टेलीफोन खरीदा या जिनके पास टेलीफोन है वो तो अपने आप ही आउट हो गए। तो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर वो सर्वे इफेक्ट नहीं बैठेगा क्योंकि उनके पास तो टेलीफोन था ही नहीं। तो उनका जो दिमाग है उसको तो आपने कभी रीड किया ही नहीं, वो क्वेश्चनर में के फॉर्म में आया ही नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मोड ऑफ डेटा कलेक्शन नंबर 3, मेलिंग क्वेश्चनर। जो मैंने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले, ईमेल कर देना क्वेश्चनर को, दैट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ डेटा कलेक्शन। In this method, the required data is collected by mail. The questionnaire is sent to each respondent by mail with a request to complete and return it by a given date. क्या होगा, आप मेल कर दोगे कि देखो भैया ये क्वेश्चनर है, आप प्लीज इसका जवाब निकाल के इस क्वेश्चनर को फिल करके इस डेट से पहले सेंड इट बैक टू, ओके, रिटर्न। नाउ ये भी एक तरीका है डेटा कलेक्ट करने का, और ये होता भी है। आपने देखा होगा कई बार आप जीमेल अकाउंट या मेल अकाउंट खोलते हो, किसी साइट पे
पे जाते हो तो अचानक से क्वेश्चन का फॉर्म आ जाता है आपके सामने, आप मजे मजे में उसे फिल कर देते हो। वो एक्चुअली कुछ नहीं होता, वो वैसे सर्वे चल रहा होता है। वो कई कंपनी जो होती है वो इस तरह सर्वे ले रही होती है कि आगे क्या करना है और प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है नहीं कर रहा। कई लोग झूठा डाल देते हैं, कई लोग सच्चा डालते हैं, उसके ऊपर वर्क करके कंपनी आगे के बारे में बात करती है। बट दिस हैपन। एडवांटेजेस क्या है? लेस एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, व्हेन यू आर मेलिंग एंड ऑल तो एक्सपेंस तो होगा ही नहीं, ना के बराबर है। अलाउड एक्सेस टू रिसर्चर्स इन रिमोट एरियाज। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, आप जहाँ पे जा नहीं सकते आपका मेल जरूर जा सकता है, ठीक है। तो रिमोट एरियाज में जहाँ, जैसे आप बीकानेर में बैठे हुए आपको कलकत्ता में मेल भेजना है, बड़े आराम से आप दे सकते हो। पर्सनल इंटरव्यू आप जाके वहाँ पे नहीं ले सकते, तो रिमोट एरियाज में भी बड़े आराम से एक्सेस मिल जाता है आपको अपने क्वेश्चन को सेंड करने का। एंड अलाउड रिस्पॉन्डेंट टू टेक सफिशिएंट टाइम टू आंसर। एक आप पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हो, टेलीफोन इंटरव्यू ले रहे हो, टेलीफोन पे पूछ रहे हो क्वेश्चन है, तो क्या होगा, बंदा that person who is there will have to answer at that point of time. मतलब he is not having much time, more than 10 minutes. He is not having that much of time. But while you are sending the mail, then that person is having a bit of time more than what he or she is having when we are taking the personal interview or telephonic interview. So what happens? He, according to his own time, sits and gives the proper replies. Why? Because he or she is free at that point of time. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉजिटिव है, एडवांटेज है मोड ऑफ डेटा कलेक्शन में मेलिंग क्वेश्चन का। डिसएडवांटेजेस, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। अब आपने मेल कर दिया, वो क्वेश्चन सामने वाले को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ये आपको नहीं पता कभी भी, क्योंकि पर्सनल में और टेलीफोन में आप ये काम कर सकते हो कि सामने वाले को समझ आ ही जाए, बट यहाँ आपको नहीं पता चलेगा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोड्यूसेस लो रिस्पॉन्स रेट, और ये हमने देखा है आज तक वर्ल्ड में जितने भी मेलिंग के थ्रू डेटा कलेक्ट हुए हैं, जो रिस्पॉन्स रेट होती है वो बहुत कम होती है। वहां से रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं। वाई? पीपल जनरली डोंट टेंड टू टेक पार्टिसिपेट इन ऑल दिस थिंग्स, दो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे डोंट टेंड टू टेक पार्टिसिपेट। दे ऑलवेज लव टू, लाइक इंडिया के अंदर तो हम सीधा कह सकते हैं, क्या इंडिया, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स की आदत होती है शिकायत करना, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। वी लव कंप्लेनिंग, बट वी नेवर ट्राई टू बिकम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो सोल्यूशन का पार्ट बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? हम कंप्लेन को छोड़ के उन चीजों का, उसका रिसर्च का या उस क्वेश्चन के डेटा का या फिर कुछ भी जो आप चाहते हो उसको सही जगह पर पहुंचाना पड़ेगा। वो हम नहीं करना चाहते, हम खाली कंप्लेन करना चाहते हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ये थोड़ी लो रिस्पॉन्स रेट। आपके पास ईमेल आता होगा, आप देखते ही नहीं होंगे, जैसे मैं सालों तक ईमेल चेक नहीं करता क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, बिकॉज मेरा जस्ट वर्क रुका हुआ नहीं है। तो दिस इज वन साइड ऑफ इट। एंड डेटा आर नॉट रिलायबल, डेटा इतने रिलायबल नहीं होते, क्योंकि बंदा किस मूड में बैठ के दे रहा है, आपने उसका पर्सनली देखा नहीं है, उसने सच लिखा है झूठ लिखा है। जैसे यूथ, अगर आप 15 से 18 साल की बात करें, मैं आप लोगों की बात करता हूँ, आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, देयर विल बी 2, 3, 4 पेज, देखिए सीरियस नहीं होंगे, दे विल नॉट बी सीरियस व्हाइल फिलिंग दैट फॉर्म। तो व्हेन यू आर नॉट सीरियस, उसका जो रिजल्ट आएगा वो इतना रिलायबल हो ही नहीं सकता। ओके, तो दिस वाज द थर्ड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। अब जो टाइप ऑफ सर्वेज है उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमने एक फॉर्म में यहाँ पर सेव कर लिया है, बताया है कि कैसे होगा। एक टेबल है आपके पास। पर्सनल इंटरव्यू एडवांटेजेस, इजियर टू गेट पीपल टू रिस्पॉन्ड, इजी टू एडमिनिस्टर। डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव एंड टेक टाइम टू कैलकुलेट रिजल्ट। अब ये जो चीज है ना, ये मैं इसलिए करके बना के आपको दे रहा हूँ, बिकॉज once I'll send you this, today I'll send you this, once it is completed, you will write all the things, make notes in your copy, everyone, of economics second chapter, collection of data. आप इसको प्रॉपरली जैसे मैं बना के दे रहा हूँ वैसे अगर आप लिख लोगे तो आपको टेबल फॉर्म में मिल जाएगा। एंड व्हेन द एग्जाम विल कम, यू विल नॉट हैव टू गो बैक टू द बुक, यू विल जस्ट सिट डाउन विद दिस नोट्स एंड यू विल कम टू नो अबाउट इट कि मेरे को क्या करना और क्या नहीं करना। ओके एवरीवन, टेलीफोनिक इंटरव्यू क्विक, एफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव। Disadvantage is limited by do not call registry. If someone has put his or her phone and do not call registry, you will never be able to go and take the survey of that person. People are irritated by unwanted calls. We all do get irritated. हमारे पास लोन के, बैंक के कितने कॉल आते होंगे, आप लोगों के घर में आपके पापा मम्मी से बात करना, उनके पास जाते हैं, तो what we do? We directly say please don't call us. Or give me a call after this. Then again next time when the call comes, give me a call after this time. So generally people get irritated by unwanted calls. मेल सर्वे, मेल के थ्रू अगर हम सर्वे करते हैं, इनएक्सपेंसिव, रीचेज लार्ज ऑडियंस, रेस्पोंडेंट फाइंड देम लेस इंट्रूसिव। आप किसी के डिजायर्ड एरिया में नहीं घुस रहे, उसका एक जो पर्सनल एरिया है, पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, आप वहाँ पे घुस पाते हो या आप घुस जाते हो,
और यहाँ इंट्रूसिव नहीं है, उसका मन होगा तो बैटरी करेगा, उसका मन नहीं होगा तो नहीं करेगा। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रेट इज ओनली 10%। अब देखो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो वर्ल्ड ओवर ये रिव्यू हुआ कि अगर मेल के थ्रू हम लोग कोई डेटा करते हैं कलेक्ट, तो उसमें जो सक्सेसफुल रिस्पॉन्स रेट होता है, कितने लोग रिस्पॉन्स करते हैं वापस, ओनली 10%। अगर आप 100 लोगों को भेजोगे, 10 पीपल विल ओनली रिस्पॉन्ड बैक टू यू। दैट इज दी डिसएडवांटेज ऑफ मेल सर्वे। देन इंसेंटिव कैन इंक्रीज रिजल्ट। आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा रिजल्ट इंक्रीज करने के लिए, इसके साथ ये फ्री मिलेगा, या फिर आप अगर ये कर दोगे तो आपको इतना अकाउंट में पैसा मिल जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इंटरनेट सर्वर, अब ये जो एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन ये एक मोड ऑफ डेटा कलेक्शन जो रिसेंटली एड ऑन हुआ है, जो अभी मैं गूगल फॉर्म की बात कर रहा था, अगर मैं आप सबको आपके नाम से भेजूंगा तो बिकॉज आई नो यू पीपल, आपने बड़े आराम से उसको फिल करके भेजे एंड बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ईजी है। नेक्स्ट ऑब्वियसली ऑटोमेटिक डेटा एंट्री, मैंने आपको भेजा, आपने एंट्री क्या है, मैं खोल के देखूंगा, मेरे पास रिजल्ट सामने आ जाएंगे, ऑटोमेटिक होगा डेटा एंट्री जो भी होगा। अलाउस फॉर रियल टाइम डेटा कलेक्शन मल्टीपल चॉइस एंड ओपन एंडेड, रियल टाइम डेटा कलेक्शन होगा। आपने वहां से भेजा और मेरे पास आ गया सब कुछ, एंड मैं खोल के फटाफट रिजल्ट ओरिएंट कर सकता हूँ। अच्छा इतने परसेंट ये चाहते हैं, इतने परसेंट ये चाहते हैं, इतने परसेंट ये चाहते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज अलाउड फॉर रियल टाइम डेटा कलेक्शन मल्टीपल चॉइस एंड ओपन एंडेड। ओके, डिसएडवांटेज लिमिटेड टू पीपल विद इंटरनेट एक्सेस। अब ये जो इंटरनेट सर्वे है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है सिर्फ उसके पास जाएगा, उसके अलावा किसी के पास नहीं जाएगा। इसीलिए देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग के पास अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं। दिस वर्ल्ड हैज बिकम द प्लेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमें दिन भर में पता नहीं कितने डेटा ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज के थ्रू। कितने रियल है, कितने फेक है, हम में से कोई पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसीलिए हम फंसते जा रहे हैं। फंस इसमें रहे कि हम इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं लगाते, हम बस उसे फॉरवर्ड कर देते हैं या मान लेते हैं कि हाँ यही सच है। एंड यू विल नॉट बिलीव इट, इन द लास्ट 2 days व्हाट आई फाउंड इज, लास्ट 1.5 to 2 months से मैंने ये देखा है कि ज्यादातर व्हाट्सएप की जो वीडियोज आते हैं, या व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन आती है, या फेसबुक पे जो इन्फॉर्मेशन आती है, वो फेक होती है। अब स्टिल इट हैज नॉट बीन गिवन बाय अ अथॉरिटी which has been registered in the government or in the Indian whole scenario, in the Indian government system or the Indian constitutional system। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ज्यादातर झूठ ही फैला रहे होते हैं, और हम सब इसको फॉरवर्ड कर करके इसको झूठ को भी सच बना देते हैं। वो हिंदी में एक कहावत है, अगर एक झूठ को 10 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। दैट्स व्हाट वी डू थ्रू द यूज ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। दैट्स व्हाई आई डोंट I never, I have stopped doing this. I never forward those things. Never. Up till I'm not assured that this is the data which has come from a place where on which we can have our whole trust. Number one. Number two, those data are basically false to create the biasness in the mind of the people. और ये बहुत इजीली किया जा सकता है। अगर आप एक ही चीज को 10-10 बार 20 बार देखते रहोगे, आप जितना देखोगे उस चीज को आप उतना बिलीव करने लग जाओगे। और यही गेम खेलती है फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल सर्च एंड ऑल। आपने अगर देखा होगा, आप गूगल पर अगर कोई चीज टाइप करते हो तो वो आपको रीड कर लेता है और फिर उसी हिसाब से सर्च रिजल्ट शो करता है। ये है क्या, ये यही तो है कि सपोज करो आप कांग्रेस या बीजेपी के सपोर्टर हो। मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने बीजेपी का कोई अच्छी चीज टाइप करी, आपको आगे नीचे नीचे सारे बीजेपी की जो अच्छी चीज है वो दिखाई दे देगी, और आप धीरे धीरे बिलीव करने लग जाओगे कि बीजेपी कुछ गलत करेंगे। सेम टू सेम कांग्रेस के साथ होगा, सेम टू सेम आपके कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ होगा। आप सपोज करो चाइना के प्रोडक्ट्स को नहीं प्रेफर करते या अमेरिकन प्रोडक्ट्स को नहीं प्रेफर करते, एप्पल के बारे में आप डिसएडवांटेजेस निकाल रहे हो, आप देखोगे डिसएडवांटेजेस की लिस्ट आने लग जाएगी। आपको एक खोजना था, आपको 100 मिलेंगे, नीचे 50 लोगों ने इसके डिसएडवांटेजेस शेयर किए और आपको सिर्फ वही दिखा रहा होगा, दूसरी कोई चीज नहीं दिखा रही होगी जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। वाई? बिकॉज आपने उसको बताया कि इंटरेस्ट है, ये उसको रीड करते हैं। सेम टू सेम आपके यहाँ पर होता है इंटरनेट एक्सेस के अंदर कि हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो हमारे को इसीलिए डेटा के बहुत अंदर तक जाना, इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक समझना बहुत जरूरी है। और अनलिमिटेड सर्विस, अनइनवाइटेड सर्विस जो आते हैं, इसका जो और एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि मेनी पीपल डिसलाइक रिसीविंग अनइनवाइटेड सर्विस। यहाँ पर मोड ऑफ डेटा कलेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अभी मैंने आपको बात बताई, दैट शुड बी रिमेंबर्ड that don't believe any of the videos, any of the messages, any of the things until you go by yourself and research on it, and try not to do this by saying कि हाँ मैंने यहाँ से पता किया था बिल्कुल सच निकला। ऐसा कभी नहीं होगा। Why? Because कि आप जहाँ से पता कर रहे हो वो भी प्रॉपर
प्लेस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रॉपर प्लेस ऑफ इन्फॉर्मेशन वही होगा जो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। या फिर बंदे ने अगर जाकर पर्सनल इंटरव्यू लिया होगा, या फिर आपने खुद में उसको रिसर्च करके पता लगाया होगा, तो आप कह सकते हो कि हाँ मैंने खुद ने किया था, तो मुझे पता है कि इतने 11 लोगों में तो यही रिजल्ट आया। आप बताओ कितने 11 लोगों में आपने, ठीक है। मतलब नेक्स्ट करते हैं पायलट सर्वे ठीक है। ये क्या होता है, ये ट्रायल सर्वे होता है। हम एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करें और बहुत सारे लोगों तक लेके जाए, इससे पहले जनरली जो इकोनॉमिस्ट है या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, पायलट सर्वे बनाते हैं। पायलट सर्वे का मतलब क्या होता है? Now there is a student who is trying to disturb the class. Don't do this. Okay, I'll switch it off. Now, it is a trial survey. अब ये क्या होता है पायलट सर्वे, कि वो उसका इफेक्टिवनेस, जो हमने क्वेश्चनर बनाया है वो कितना इफेक्टिव है, ये चेक करने के लिए पहले वो एक छोटे से एरिया में उसकी प्री टेस्टिंग करते हैं, लोगों के पास ले जाने जाते हैं। 4, 5, 10 लोग जो होते हैं, जो उनके जान पहचान के होते हैं, उनके पास ले जाते हैं कि ये क्वेश्चनर जो है ये फिर बैठेगा नहीं बैठेगा, या फिर इसके अंदर चेंजेस करना। तो जब उनके पास बैठते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे, तो वो अपने क्वेश्चनर को अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। तो पायलट सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट प्री टेस्टिंग सर्वे। एक बड़े लेवल पर सर्वे करने से पहले आप एक पायलट सर्वे कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एंड विच क्वेश्चन इज नॉट वर्किंग। इंपॉर्टेंस क्या पायलट सर्वे का? इट हेल्प्स इन प्री टेस्टिंग ऑफ द क्वेश्चनर सो एज टू नो द शॉर्टकमिंग्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चनर का प्री टेस्टिंग हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके जो शॉर्टकमिंग्स है, जो भी क्वेश्चनर है उसके क्या शॉर्टकमिंग्स है और उसके क्या ड्रॉबैक्स है। अगर आपको ड्रॉबैक्स पता चल गए तो आप क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो और अकॉर्डिंगली मोल्ड करके फिर एक बड़े लेवल पर उसका सर्वे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग द स्टेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस, क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्मेंस ऑफ एन्यूमरेटर्स एंड कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व्ड। अब आपने एक पायलट सर्वे कर लिया, तो आपके जो क्वेश्चन है वो कितने सूटेबल है ये पता चल जाएगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आपने पहले देख लिया कि हाँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंस्ट्रक्शंस जो आपने डाले वो सामने वाले को समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या किसी इंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम है वो भी आपको पता चल जाएगा पायलट सर्वे में। एन्यूमरेटर के परफॉर्मेंस क्या है, जिनको आप काम दे रहे हो वो प्रॉपर्ली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, जो एन्यूमरेटर है उनकी कोई बायसनेस तो नहीं है किसी भी चीज को लेकर, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो किसी भी चीज को बड़े लेवल पर करने से पहले ट्राई टू हैव अ प्री टेस्टिंग। मैं आपको स्कूल लेवल पे जब दूंगा प्रोजेक्ट वर्क, इसमें आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा लेवल का प्रोजेक्ट नहीं होगा। मैक्सिमम 30, 40, 50 स्टूडेंट से या 30, 40, 50 पेरेंट्स से रिसर्च करके मेरे को लाके दे दो। बट जब ये ऑल इंडिया लेवल पर या ऑल स्टेट लेवल पर या ऑल कॉलेज या स्कूल लेवल पर होता है, तो इससे पहले हमें एक पायलट सर्वे कर लेना चाहिए कि कितना ईजी है, कितना अफोर्डेबल है, और कितना जो रिजल्ट है वो प्रॉपर आते हैं, कहीं कोई बायसनेस या कहीं कुछ इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा है। So that's why pilot survey is extremely important to do, and generally the economics people do that. Okay. Methods of sampling. Sampling के जो मेथड, अब आपने सारा सीख लिया क्वेश्चनर कैसे बनाना है, मोड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है, पर सैम्पलिंग कैसे करते हैं, कि किसको कैसे कितने लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे, और तो रैंडम सैम्पलिंग होती है, जो हम लोग पहले दिन से बात कर रहे हैं, रैंडमली हम लोगों को चूज करते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। पर इस रैंडम सैम्पलिंग के अंदर भी कुछ मेथड आते हैं, जैसे एक होता है लॉटरी मेथड। इन दिस मेथड ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर असाइन्ड अ डिस्टिंक्ट नंबर एंड दीज आर रिटन ऑन आइडेंटिकल पीस ऑफ पेपर एंड पुट इन अ बाउल, सैंपल्स आर सिलेक्टेड ऑन रैंडम। क्या होगा, जैसे सोचो आपको अपनी क्लास के अंदर रैंडम सिलेक्शन करना है कितने बच्चे चाहिए, आपने सारों का नाम लिखा और बाउल के अंदर डाल दिया। अब इनमें से आप 10 बच्चों का खाली सैंपल सिलेक्शन करना, 10 बच्चों की चिट उठाए रैंडमली, और जो नाम आया उसी के आपने सैंपल लिया और उसी से आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, क्वेश्चन किया। दिस इज व्हाट इज लॉटरी मेथड। नेक्स्ट इज टेबल ऑफ रैंडम नंबर। इन दिस रैंडम नंबर आर अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम व्हिच आर सिलेक्टेड ऑन पॉपुलेशन साइज। अब आपकी जो पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन पे आप हिट करना चाहते हो, उनके नंबर आपने लिख दिए और फिर रैंडमली अरेंज करके उसको सेलेक्ट कर लिया इन रोज एंड कॉलम, आंख बंद करके या जैसे भी। तो ये हो गया टेबल ऑफ रैंडम नंबर। नेक्स्ट इज एग्जिट पोल। इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट। अब एग्जिट पोल देखो, हमें पता होगा, हम जब भी पोल्स होते हैं किसी भी स्टेट में, तो सारे चैनल वाले, न्यूज चैनल वाले लग जाते हैं एग्जिट पोल देने के लिए। वो भी एक मेथड ऑफ सैम्पलिंग है। इट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट इलेक्शन रिजल्ट। इन दिस टेक्निक अ रैंडम सैंपल ऑफ वोटर्स हु एग्जिट फ्रॉम द पोलिंग बूथ आर आस्क्ड हू दे वोटेड। जैसे सपोज करो वोटिंग खत्म हो गई, उसके 10 दिन या 12 दिन बाद रिजल्ट आते हैं और वोटिंग खत्म होने के बाद लेकिन चैनल अपने हिसाब से दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ना। वो कैसे करते हैं, जो लोग वोट करने गए हैं वो सबसे तो पूछ नहीं सकते, तो रैंडम वोटर्स से
कि इतने नंबर वाले वोटर से, फिर इतने नंबर वाले वोटर से हम इंफॉर्मेशन लेंगे जब वो निकलेगा तब। तो बूथ के बाहर वो खड़े रहते हैं चैनल वाले और वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं हु दे वोटेड फॉर, ठीक है। और उसके बेस पर अपना एक पूरा सैंपल तैयार करते हैं, पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा के हिसाब से आगे न्यूज चैनल को बताते हैं कि उनके हिसाब से ये जीतेगा, ये हारेगा, इस सीट पे ये जीत रहा है, इस सीट पे ये जीत रहा है। तो इसके कितने एन्यूमरेटर होते होंगे, इन्वेस्टिगेटर तो एक हो गया चैनल वाला, एन्यूमरेटर कितने सारे हैं जो हर जगह पहुंच रहे हैं, मीडिया पर्सन, कैमरा मैन एंड ऑल दिस थिंग्स, वो एन्यूमरेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं और फिर वो आके बता रहे हैं कि देखो ये रिजल्ट हमारे चैनल के अनुसार आ रहा है या फिर इस कंपनी ने ये रिजल्ट किया और उसके अनुसार ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये एग्जिट पोल का सिस्टम होता है। हमेशा से सोचते हैं ये एग्जिट पोल करते कैसे, ये ऐसे करते बूथ के बाहर खड़े रहते हैं, जैसे ही आप वोट देके निकलते हैं, अगर आपका नंबर है तो आपसे पूछेंगे, और आपको अगर वो आपको रैंडम सैंपल में नहीं डाला हुआ है तो आपसे नहीं पूछेंगे, रैंडमली वो पूछेंगे और वो टिक करते रहेंगे कि इतने लोगों के लिए इस पार्टी के लिए ये वोट आया, इस पार्टी के लिए इतना वोट आया, फिर आके उसको एनालाइज और इंटरप्रेट करके अपने तरीके से प्रेजेंट कर देंगे हमारे सामने। ऐसे मेथड्स ऑफ सैंपलिंग में ये था। और कौन कौन से मेथड्स ऑफ सैंपलिंग है? नॉन रैंडम सैंपलिंग, वो रैंडम सैंपलिंग था, ये नॉन रैंडम सैंपलिंग। और एक मेथड होता है जिसके अंदर ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। जितने भी पॉपुलेशन होते हैं, जितने भी यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन होते हैं, उनका इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्शन का। रैंडम सिलेक्शन में क्या है, इक्वल चांस होता है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर रहे, रैंडमली जो नंबर आ रहा है उसके अनुसार आप जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इक्वल चांस नहीं होते। मेथड अंदर देखा जजमेंट पर्पसेस डेलिबरेट सैंपलिंग, इसके अंदर डेलिबरेटली सैंपलिंग करी जाती है। Their sample units are selected consciously by the investigator on the basis of his judgment। वो अपने जजमेंट के बेस पर, अपने जजमेंट के बेस पर कि ये लोग मेरे को सही रिप्लाई करेंगे, इन लोगों से मुझे रिप्लाई लेना चाहिए, इस बेस पर जाके सैंपलिंग करता है। दिस मेथड इज सब्जेक्ट टू पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। ऑब्वियस है, मैंने अपने बेस पर अगर कोई सैंपलिंग करी है तो मेरे को इससे पूछना और इससे नहीं पूछी, रैंडमली सेलेक्ट हो गया, तो ऑब्वियसली मैं बायस हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं पता होता है कि कौन सा इंसान क्या जवाब देगा जिनको मैं जानता हूँ। तो इसको बोलते हैं हम बायस, पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। बट ये भी एक डेलिबरेट सैंपलिंग का तरीका है। कोटा सैंपलिंग, here the investigator is allotted different definite quota and is required to collect the required data from a specific number of unit of each quota। हर कोटा से सैंपलिंग करी जाती है, इसको अलॉट कर दिया जाता है इन्वेस्टिगेटर, ये कोटा है भैया, इस कोटा से निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका जो रैंडमनेस है वो खत्म हो गया, वो कोटा से उन्हीं चंद लोगों से जाके बात कर रहे हैं, उसी स्पेसिफिक नंबर से जो रिजल्ट आ रहा है वो निकाल रहे हैं और वही रिजल्ट आपको डेटा में शो कर देगा। लास्ट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग, हियर द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द सैंपल यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कन्वीनियंस। और यहाँ ये तो और भी बढ़िया है, इसके में क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो सैंपल यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो पर्सन है, जो पीपल है जिनसे वो यूनिट कलेक्ट करेंगे, सैंपलिंग कलेक्ट करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो चूज कर लेते हैं कि इससे बात करनी है, इससे मेरे को लेना है, और वो इन्फॉर्मेशन लेके उसका एक डेटा बना के प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग के एरर्स क्या हम यहीं तक करेंगे आज, इसके बाद आज की क्लास ऑफ कर देंगे। इसके आगे के जो 2 या 3 स्लाइड्स हैं वो मंडे को करेंगे, और ये मैं आपको भेज दूंगा आज ही, ताकि आप नोट बनाए स्टार्ट कर दो कल के ऑफ डे के अंदर, और मंडे को कुछ क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर देता हूँ, ठीक है। एरर इन स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड टू डिनोट द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द एस्टिमेटेड वैल्यू। एरर होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो डिनोट करते हैं कि डिफरेंस क्या आएगा ट्रू वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के अंदर। Can be classified sampling error. The difference between the actual value of a parameter of the population which is not known and its estimate known, it is possible to reduce sampling error by increasing the size of the sample। जो एरर हो सकता है सैम्पलिंग एरर में वो ये है कि जो पॉपुलेशन जो हमें नहीं पता है और जो एस्टिमेट जो हमने मान लिया है, जो हमें पता है, इसके बीच का जो एक एरर है वो बहुत बड़ा आ सकता है। इसलिए देखना, जब भी कोई भी डेटा कलेक्शन होता है उसके साथ पॉसिबल एरर चांसेस लिखा हुआ होता है, +5 -5 या +10 -10 ऐसे करके, ठीक है। तो एरर के जो चांसेस होते हैं वो भी वो काउंट करते हैं। और इस एरर को कम करने का तरीका क्या है, आप सैंपलिंग को बड़ा कर दो। आप जितना बड़ा सैंपलिंग करोगे उतना एरर के चांसेस कम होते जाएंगे, मतलब जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतने कम चांसेस आ जाएंगे। नॉन सैंपलिंग एरर्स इट एरर इन डेटा एक्विजिशन फ्रॉम रिकॉर्डिंग इनकरेक्ट। अगर डेटा एक्विजिशन जो है, सपोज जिस बंदे को आपने भेजा है, या जो एन्यूमरेट कर रहा है, या जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ही जाके कर रहा है, अगर उसमें जो रिस्पॉन्स आया उससे ही रॉन्गली कुछ कर दिया है, तो उसने यस कहा लेकिन आपने रॉन्ग डाल दिया भूल से, तो वो भी एक सैंपलिंग एरर है, मतलब नॉन सैंपलिंग एरर है, लेकिन वो ह्यूमन एरर है जो कि होता है।
नॉन रिस्पॉन्स इट ऑफर्स एन इंटरव्यू इज अवेलेबल टू कॉन्टैक्ट पर्सन लिस्टेड। अब सैंपल में किसी पर्सन का नाम है, आपको उसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा रिजल्ट के लिए, लेकिन वो आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये एक नॉन रिस्पॉन्स एरर है जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा। सैम्पलिंग बायस, इट ऑफर्स व्हेन इन अ सैम्पलिंग प्लान सम मेंबर्स ऑफ टारगेट पॉपुलेशन कुड नॉट बी इंक्लूडेड। और ये कब होता है सैम्पलिंग बायस? जब एक सैम्पलिंग प्लान के अंदर कुछ मेंबर्स टारगेट पॉपुलेशन में, जैसे सपोज करो मेरे को किसी चीज के बारे में बात करनी है और मैंने किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को ही बाहर कर दिया ये सैम्पलिंग से, आप किसी भी कास्ट से उठा लो या किसी भी मेल फीमेल को उठा लो, मैंने खाली मेल से लिया फीमेल से लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सैम्पलिंग प्लान तो है लेकिन बायस्ड सैम्पलिंग प्लान है, जो कि एक नॉन सैम्पलिंग एरर है जो कि कई लोग करते हैं। ठीक है, अब ये जो है इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ सेकेंडरी डेटा, ये दो स्लाइड है, एक सेंसस ऑफ इंडिया और एक है आपके नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया में सबसे बड़े माने जाते हैं आपके एजेंसीज जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं और हमें फॉरवर्ड करके हमें बताते हैं बहुत सारी चीजों को। इसके बारे में हम मंडे को बात करेंगे। टिल नाउ एवरीथिंग इज कंप्लीट। अभी तक का आपके सैम्पलिंग एरर्स, नॉन सैम्पलिंग एरर्स एंड ऑल एवरीथिंग कलेक्शन ऑफ डेटा का। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो। आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं, फोन करके मेरे से पूछ सकते हैं, क्लास के अंदर कभी भी हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। फॉर नाउ आई सेंड यू दिस PPTS form most probably today, and you can start writing your notes in your copy of this chapter also. Statistics का एक अलग कॉपी बनानी है, इकोनॉमिक्स की अलग कॉपी। Thank you all everyone. Thank you class and have a great day ahead. I believe it was a nice and good communicative class with you all. I believe you must have enjoyed the class. Thank you so much.